नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है क्लास 9th की जो क्षितिज है उसकी बुक। क्षितिज की बुक है कक्षा 9A पाठ्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ये। और इसका जो पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, ठीक है। तो ये हम रीड करेंगे दो बैलों की कथा। इसके लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। तो थोड़ा मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आगे जाके आपको यही इन लेखकों के बारे में, आपको साहित्य के बारे में पता चलेगा। तो आप सोचोगे कि प्रेमचंद थे ही कौन, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी कहानियाँ देखिए। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन गाँव में बीता और शिक्षा BA तक की हो पाई, यानी बहुत ही कमी में उसका बचपन बीता और BA तक की ही पढ़ाई हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई, ठीक है। उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद का साहित्य को सामाजिक परिवर्तन को सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद की कथा साहित्य संसार का बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की अद्भुत आत्मीयता भी मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख इनकी विशेषता बताई गई है। ये उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब देखिए जो इन दो बैलों की कथा है, उनके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, यानी समाज और पशुओं के बीच जो भावना होती है उसका वर्णन किया गया। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता समाज में सहज नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो ये था मुंशी प्रेमचंद के बारे में। अब इसकी कथा पढ़ेंगे हम। दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा हम जानवरों में, दो बैलों की कथा है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, यानी परले दर्जे का अर्थ होता है कि जब उसे बुद्धिहीन कहा जाता है आदमी को, किसी को कहते हैं ना ये तो गधा है, ऐसे कह दिया जाता है ना। जब उसमें कोई बेबुद्धि की बात करता है तो ऐसे कहा जाता है कि जब गधे को ही सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम यानी किसी इंसान का हम वो देते हैं, मुहावरा देते हैं, तो हम उसको गधे की वो उपाधि देते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या इसे सीधेपन, इसका निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है। यानी गधा जो है वो सीधेपन से उसको यह पदवी दे रखी है या सचमुच में ही वो बेवकूफ़ कहा जाता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींगे मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सीनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, यानी थोड़ा बहुत खेलना वगैरह कर लेता हो, लेकिन खलना यानी थोड़ी बहुत शरारत कर लेता हो, लेकिन वह गधा कभी भी मतलब शरारत नहीं करता है। असंतोष का भाव ही नहीं देखा हमने कभी उसके चेहरे पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ये देखिए, एक बार चैप्टर को रीड करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये देखिए, एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी। निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित। सहिष्णुता, अभी जो वर्ड आया था सहनशीलता होता है उसका। पछाई का अर्थ होता है पालतू जानवरों की एक नस्ल, ठीक है। गोई का अर्थ होता है जोड़ी। कुलेल क्रीड़ा। विषाद का अर्थ होता है उदासी, ठीक है। पराकाष्ठा अंतिम सीमा। गण्य गण्य सम्मानित। विग्रह अलगाव। और पहगिया पशु बांधने की रस्सी जो होती है उसको पहगिया। आगे देखिए, गराव का अर्थ होता है फुद्देदार। रस्सी जो बल आदि के गले में पहनाई जाती है, बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद विरोध। टिटकार मुंह से निकलने वाली टिक टिक का शब्द। मसलत हितकर। रगेदना
रगेदना का अर्थ होता है खदेड़ना। मल्लयुद्ध कुश्ती। साबी का वास्ता सरोकार। कांजी होज का अर्थ होता है कांजी होश। मवेशी खाना जाओ वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस चौपाई बंद की जाती है, कुछ दंड लेकर छोड़े जाते हैं। काइन हाउस ये एक जगह होती है जहाँ पर लावारिस पशुओं को रखा जाता है जब वो कोई किसी दूसरे के खेत में चारा आदि चर लेते हैं उस टाइम पे। रेवट का होता है पशुओं का झुंड। उन्मत्त मतवाला। थान पशुओं के बांधने की जगह, उसको थान बोला जाता है। उछा उसको बोला जाता है उत्सव और आनंद। अब देखिए चैप्टर रीड करेंगे। यहीं पर थे हम कि विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी उसके मुख पर जो भाव होता है वो बिल्कुल एकदम स्थायी रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषि मुनियों ने के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी उन्हें देखा नहीं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासी अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, यानी सीधेपन का संसार नहीं है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जो जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। ठीक है, यानी अफ्रीका में भारतीयों की जो दुर्दशा है उसके बारे में बताई गई है कि अमेरिका में उनको सीधे घुसने नहीं दिया जाता है क्योंकि बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। ठीक है, तो यानी सीधेपन का तो ज़माना ही नहीं है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उस संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे की एक छोटा भाई भी और भी है, यानी गधे का एक छोटा भाई और भी है और उससे कम ही गधा है, जो उससे कम ही गधा है, यानी गधे का एक छोटा भाई है, उसके बारे में बताया गया और वह है बैल, यानी बैल के बारे में बताया गया है। अब ये कहानी अभी स्टार्ट होगी आपकी। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से कुछ मिलते जुलते शब्द अर्थ में है बछिया का ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, यानी उसको बैल को क्या कहा जाता है, बछिया के ताऊ। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अडियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट भी कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है। झूरी काछी ने अपने दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, यानी झूरी काछी था, उसके पास 2 बैल थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, यानी एक जाति है जिसका नाम दिया गया है पछाई जाति। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी दिखने में कैसे थे, ऊंचे थे, काम करने में चौकस थे, अच्छा काम करते थे, दिखने में सुंदर थे, बहुत दिनों तक साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था, दोनों आमने सामने आसपास बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में, यानी जो भाषा बोली नहीं जाती है, विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे से मन की बात कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। ठीक है, विग्रह का अर्थ होता है झगड़े के नाते से नहीं, केवल आराम से, प्यार के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो, धोल धप्पा होने लगता था, या जब मारपीट होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है। जब तक थोड़ा बहुत मारपीट ना हो उसके बिना दोस्ती हल्की हल्की रहती है। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर हो, यानी एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि ज़्यादा वजन मेरी गर्दन पर हो, अपने मित्र पर वजन नहीं डालना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। नांद में खली भूसा डाल जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी जो काम एक करता दूसरा भी कर लेता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, यानी जोड़े को, गोई का अर्थ होता है जोड़ा, कि दोनों बैलों के जोड़े को झूरी के ससुराल भेज दिया, यानी झूरी की जो पत्नी थी उसके मायके। तो वे उनको क्या पता कि उनको क्यों भेजा जा रहा है, किस लिए भेजा जा रहा है। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, वो समझे कि मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के सालों गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गया जो होता है वो झूरी का साला होता है,
यानी जूही की जो पत्नी है उसका भाई था गया, तो उसको पसीना आ गया दोनों बैलों को ले जाने में अपने गांव तक। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़ कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके जो हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूही से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो हम और काम ले लेते। यानी उनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो गया प्रसाद के साथ जाना नहीं चाहते थे। अगर गया प्रसाद उन्हें आगे खींचता तो पीछे की ओर खींचते, पीछे से मारता तो दाएं बाएं हो लेते। यानी उनको पसीना तक ला दिया गया था। यानी उनकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन वो मन ही मन यही बात सोच रही थी, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, यानी तुम्हारी काम करने में ही हमें मर जाना ही कबूल था। हमने कभी दाने पानी की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वो खा लिया, सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। यानी जब उनको खाना दिया गया तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यानी उनको जब चारा पानी दिया गया तो उन्होंने नांद में मुंह भी नहीं डाला, क्योंकि वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। आज उनसे सब कुछ छूट गया था, नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगाने से लगते, सब कुछ उन्हें बेगाना लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, दोनों ने जोर पकड़े, तूड़ा डाले और गले और घर की तरफ चले। यानी जब सब सो गए तो दोनों जोर मारकर पगहे तूड़ा डाले, यानी जो उनको बांध रखा था उन्होंने तोड़ डाला। और दोनों अनुमान न हो सकता होगा कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है, पर इन दोनों ने इतनी शक्ति लगाई कि इन दोनों को उस समय इतनी शक्ति आ गई थी, एक झटके में ही रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़ी है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पाव कीचड़ से भरे, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में का अर्थ होता है कि वो उससे विद्रोह की भावना से प्यार झलक रहा था कि दोनों बैल वहाँ पर आ गए। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी जूरी उनके प्यार को देखकर और उससे रहा न गया और दौड़कर उन बैलों को गले लगा लिया और प्रेमालिंगन होकर उनके प्रेम में पड़कर और उनको चुंबन करने लग गया। दृश्य बड़ा ही मनोहर था, यानी देखने लायक था। घर का और गांव के लड़के जमा हो गए। यानी सबको जब ये पता चला कि बैल वापस आ गए तो सब वहाँ पर इकट्ठा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना भूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया गया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटे लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। बोले मन। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे इस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठे, बोली, कैसे नमक हराम है ये बैल है कि एक दिन में वह काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यहाँ पे एक आक्षेप सुन न सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? यानी जूरी ने चिढ़ाया कि चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है इनको। सूखे भूसे की कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाए या मरे। यानी उनकी जो स्त्री होती है वो चिढ़ जाती, क्योंकि उसके भाई के पास से बैल आ गए थे और वो उन पर आरोप लगा रही थी कि काम करना तो बस की नहीं है इनके, और दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। तुम तो इसको सहलाते हो, प्यार से इनको काम कराते हो, रगड़ रगड़ कर नहीं जोते, यानी तुम इसे कठिन मेहनत नहीं कराते, इसलिए ये बैल तुम्हारे पास आ गई। अब मैं इनको सूखी भूसी दूंगी, देखूंगी कैसे चाहे खाए या मरे। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा मिल दिया जाए। बैलों ने नांद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट ना कोई रस। क्या खाई? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। जूरी ने मंजूर किया, थोड़ी सी खाली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम ही कहोगे, तुम ही उनकी सी कहोगे। वो कहता है कि डाल तो दो लेकिन पीछे तुम उन्हीं की कहोगे। झूरी कहता है कि मालकिन के पीछे से डाल दे। वो कहता है नहीं, मालकिन मुझे मार देगी। आगे देखिए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा।
पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, क्योंकि हीरा ज़्यादा सहनशील था। दोबारा उसका भाई यानी जौहरी की पत्नी का भाई आया और उनको ले चला। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की ओर खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाले, क्योंकि वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों ने मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। यानी संध्या शाम के समय हो गया था और दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया, अगर कल की शरारत का मजा चखाया, क्योंकि वो वहाँ से रस्सी उड़ाकर भाग गए थे ना, और उनको बहुत पीटा। फिर सूखा भूसा डाल दिया और दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जौहरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था और उसकी अब टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। और यह मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी, और मिला सूखा भूसा, यानी उन्हें मार डांट भी पड़ी, उनका सम्मान भी छीना गया, उनका सम्मान भी, उनके सम्मान को भी आहत लगी, और उनको सूखा भूसा भी मिला। या ना खाने को कुछ मिला, सूखा भूसा मिला, और उनको डांट फटकार मिली, और उनको मार भी पड़ी। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई उन्होंने, यानी खाने की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, यानी दोनों ने पैर ही नहीं उठाया। अगले दिन जो गया प्रसाद था उसने बैलों को हल में जोता। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक खूब डंडे जमाए, यानी हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, निर्दयी ने, यानी खूब डंडे जमाए उसकी नाक पर, हीरा की नाक पर, तो मोती को गुस्सा काबू न हुआ, काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियों ने तो दोनों पकड़ाई में न आते। अगर गले में रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में, यानी पकड़ने में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है मोती। भागना, हीरे ने यानी बिल्कुल मंद आवाज़ में कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी जो तो इससे जान ही ले ली थी। तो मोती कहता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। यानी हमें बैल का जन्म जो मिला है ना, तो हम मार से कब तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियाँ है। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मज़ा। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ये थी अब तक दूसरा जो पार्ट है, इसकी आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।